गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? चलिए क्लास 9th का फिजिक्स को आगे लेकर जाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था मात्रकों की पद्धति। आपको मैंने बताया बहुत सारी पद्धति है, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति, है ना। तो उसके बाद जो है हमने इसके पहले भी चर्चा किया कि आधारी राशियों की कुल संख्या 7 है। वे कौन कौन से? पूरे विश्व में आधारी राशियों की कुल संख्या 7 है। वे हैं कौन कौन आधारी राशि हैं? वे आधारी राशि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापीय तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। जिनके यूनिट होते हैं इस आधारी राशि का SI मात्रक है लंबाई का मीटर, जिसका संकेताक्षर है स्मॉल m। द्रव्यमान, इसका मात्रक है किलोग्राम, जिसको संक्षिप्त में लिखते हैं स्मॉल k और स्मॉल g, kg। समय को सेकंड में मेजर करते हैं, जिसका संकेताक्षर शॉर्ट में लिखते हैं S। विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं और एम्पियर का संकेत होता है कैपिटल A। ताप या तापमान, उसका SI मात्रक का नाम है केल्विन, जिसको कैपिटल K से सूचित करते हैं। उसी प्रकार आपका ज्योति तीव्रता, जिसको मेजर कैंडेला में करते हैं और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल c और स्मॉल d से, CD। अब अंत में है 7वां नंबर पदार्थ का परिमाण, जिसका SI मात्रक है मोल और इसको सूचित करते हैं MOL से। ये आधारी राशि की कुल संख्या 7 है और इन्हीं 7 राशियों की मदद से फिजिक्स में पूरा का पूरा फिजिक्स पर डालेंगे। 7 भौतिक राशियों के बाद और 2 राशियां हैं। वे 2 राशियां संपूरक राशियां कहलाते हैं। संपूरक राशियों की कुल संख्या 2 है। एक फर्स्ट समतल कोण और दूसरा घन कोण। समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, जिसे सूचित करते हैं R स्मॉल r a d से, रेड से। और दूसरा संपूरक राशि है घन कोण, जिसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है और उसका संकेत SR होता है। ये 2 संपूरक राशियां जो है खासकर इनका उपयोग मैथ्स में करते हैं। तो जानेंगे समतल कोण वास्तव में है क्या। मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर O है। O से और कोई भी एक बिंदु पर कोई A मान लीजिए है। O इसको मान लेते हैं O, और O से A आप मिला देते हैं, जिसे रेडियस कहते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी A यहाँ पे व्यक्ति है, कोई A से किसी B स्थान पर अगर चलता है, तो अगर इसे यहाँ से यहाँ मिला दिए तो ये आपका थीटा कहलाता है। प्लेन एंगल किस तरह से रेडियन का फाइंड करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं समतल कोण में, इसके बारे में जान लिए। इसका नाम दे दिए A। यहाँ से A पॉइंट से कोई व्यक्ति B पॉइंट पर गया, तो O से A तक मिलाने वाली रेखा को रेडियस कहते हैं, जिसका हिंदी नाम त्रिज्या होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कहते हैं चाप, इसको इंग्लिश में आर्स भी कहते हैं। ये जो चाप है, अगर हम प्लेन एंगल का, अगर हम जो समतल कोण का देखेंगे तो समतल कोण को थीटा से मेजर करते हैं। कोई भी एंगल होगा थीटा, तो थीटा को जब हम निकालेंगे
तो हो जाएगा आपका चाप अपॉन त्रिज्या, चाप बाय त्रिज्या। अगर मान लीजिए चाप क्या है, ये आर चाप ए बी है और रेडियस क्या है, ओ ए है। चाप क्या है, ए बी है और रेडियस आपका क्या है, ओ ए है। तो चाप डेट मीन्स ये कुछ ना कुछ जस्ट लाइक लंबाई ही है। तो इसको किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो क्या हो गया, ए बी के बदला मीटर लिख सकते हैं और रेडियस भी एक प्रकार का क्या है, दूरी ही है और इसको भी मीटर में माप सकते हैं। तो मीटर मीटर कट जाता है और इसका क्या निकलता है, वैल्यू। तो क्या समतल कोण का कोई यूनिट होता है? हाँ, समतल कोण का यूनिट होता है और वह जो यूनिट है वह यूनिट समतल कोण का यूनिट होता है रेडियन। लेकिन आगे चलकर क्लास 11th में जाएंगे तो इसका यूनिट तो होता है लेकिन इसका विमा नहीं होता है। तो वो सब आगे जानेंगे, तो यहाँ तक जानेंगे। और बात रही घन कोण का, तो घन कोण की ज़रूरत आप लोगों को क्लास 12 तक नहीं मिलेगा, इसलिए उसको सिर्फ याद रख लेंगे। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, चलिए उसके बाद हम कुछ जानते हैं मानक एसआई उपसर्ग। इस सारणी को याद कर लेंगे क्योंकि इसका यूज आपको जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इसका ज़रूरत होगा। तो क्या है जानेंगे, ये अंश है, उपसर्ग है, संकेत है। तो इसका जस्ट अपोजिट है उधर। जैसे मिली, अगर मिली की बात आएगा 1 मिली इक्वल टू तो कितना होता है 10⁻³ और उसका संकेत होता है स्मॉल एन। उसी तरह से मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो सभी का वैल्यू होता है। जैसे मिली का 10⁻³ मैक्रो अगर बोला जाए 10⁻⁻6, नैनो बोला जाए 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। इसी तरह से इसका संकेत है मिली होगा तो 1 मिली इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁻3। अगर पूछ दिया जाए कि एक मैक्रो बराबर वाट तो बोलेंगे कितना वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है। उसी तरह से इधर माइनस में है, जब इधर आएंगे तो आपका जैसे किलो होगा। अगर यहाँ मिली था तो 10⁻⁻3 था और किलो है तो 10⁻3 है। मतलब इधर जो है निगेटिव वैल्यू है और इधर जो है बड़ा वैल्यू। जैसे किलो अगर बोला जाए 1 किलो में कितना होता है तो बोलेंगे 10⁻3। मतलब किलो, उसी तरह से किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा जिसका वैल्यू है क्रमशः 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18 जिसका संकेत है किलो का कैपिटल के, मेगा का कैपिटल एम, जीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, एक्सा का कैपिटल ई। इन सभी वैल्यू का उपसर्ग का ज़रूरत आपको जब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे उस न्यूमेरिकल में आपका यूज करेंगे अगर इस वैल्यू का कोई भी बात आता है तो। आपका अगला टॉपिक है दाब, जिसका इंग्लिश होता है प्रेशर। प्रेशर कह सकते हैं क्या, दाब किसे कहते हैं? दाब की परिभाषा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई भी मान लेते हैं, कोई भी एकांक अगर क्षेत्रफल है इस पर जो भी फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो भी क्षेत्रफल पर है उस क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कहीं कहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह ना लिखकर आपको इस तरह भी दे सकता है, न्यूटन मीटर के पावर -2।
अगर ये लिखें इस तरह से और इस तरह से अगर लिखा जाए, दोनों बात सेम है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर 1/100 है, अगर ये ऊपर जाएगा, जैसे 1/100 नहीं, इसको ऐसे लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/10⁻²। अगर इस वैल्यू को ये अगर हर में है, अंश मर लेके अंश के टर्म में अगर इसे लिखा जाएगा, अगर नीचे 10⁻+2 है तो ये ऊपर होके 10⁻−2 हो जाएगा। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों बात एक है। उसी तरह से न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर अगर लिखा हो तो हम अगर देखिए 2 के आगे प्लस है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर माइनस में हो जाएगा। तो दोनों बात सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। और इसे SI मात्रक न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन इसे हम पास्कल भी कहते हैं। क्योंकि पास्कल इसलिए कहते हैं क्योंकि दाब का आविष्कार, इसका सिद्धांत एक वैज्ञानिक जिसका नाम ब्लेज पास्कल था, और उन्हीं के सम्मान में न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर होता है और इसे पास्कल भी कहते हैं। तो एक पास्कल बराबर तो जानेंगे, एक पास्कल बराबर कितना होता है। अगर पूछ दिया जाए एक पास्कल इक्वल टू वाट, पास्कल को संक्षिप्त में कैपिटल P और स्मॉल a भी लिखते हैं। तो एक पास्कल बराबर वाट, तो आप बोलेंगे कि एक पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इसके बाद जो है, उसके बाद आपका टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। आपसे पूछ दिया जाए कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का इंग्लिश होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब जो है ये गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक, गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। और एटमॉस्फेयर को हम संक्षेप में ATM भी लिखते हैं। वायुमंडल में वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो भी गैस का दाब होगा, उसी गैस के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में लिख दिए हैं 1 ATM। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आप कहेंगे कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM होता है। और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है, और इसे सामान्य दाब भी कहते हैं। 1 ATM इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका 3 डिजिट है तो 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ में बताया गया है कि दशमलव के बाद आप 2 संख्या तक लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 ATM को इस वैल्यू को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यह 1 ATM का वैल्यू होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 ATM बराबर कितना पास्कल, तो आप बोलेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल।
आपका अगला टॉपिक है, आपका अगला टॉपिक है ताप और ऊष्मा के मात्रक। तो इसके बारे में जानेंगे और इस पर आपका इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। तो ताप और ऊष्मा का मात्रक, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान, ताप को हम तापमान भी कहते हैं, के मापन के लिए एक स्केल दिया गया और उस स्केल का नाम रखा गया केल्विन तापक्रम। इसको क्या बोला गया? केल्विन तापक्रम का व्यवहार किया जाता है। ताप के मापन के लिए केल्विन तापक्रम का व्यवहार किया जाता है और इसी मापक्रम पर बर्फ का गलनांक जो हो, इस मापक्रम पर, केल्विन मापक्रम पर बर्फ का गलनांक जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में लिखना हो तो हम इसमें 273 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 273 केल्विन, है ना। लगभग ये वैल्यू जो हुआ ये लगभग वैल्यू है। अगर कोई सर बोलेंगे सर अगर बर्फ का गलनांक में आप सेल्सियस में लिखिए 0 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर 273 डिग्री केल्विन होना चाहिए। 273 डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है। अगर कोई भी बच्चा 273 केल्विन को 273 डिग्री केल्विन लिख दिया जाए तो यह लिखना गलत होगा। यह सही क्या हो? यह सही होगा 273 केल्विन। कभी भी 273 केल्विन को 273 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। बर्फ का गलनांक अगर सेल्सियस में बताना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर केल्विन मापक्रम पर बताना है तो 273 केल्विन होता है। उसके बाद एक और देखेंगे आपका जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक आप सभी बच्चे जानते हैं कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर पूछा जाए तो आपको हम बताएं कि सर सेल्सियस मापक्रम को केल्विन मापक्रम में कन्वर्ट करने के लिए क्या जोड़ देते हैं? इसमें 273 ऐड कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 273 प्लस 100 तो हो जाएगा 373 केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं, 373 केल्विन लगभग। तो अगर डिग्री सेल्सियस में जल का क्वथनांक बताना हो तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और अगर इसे केल्विन मापक्रम पर बताना हो तो 373 केल्विन होता है। तो इस पर हम कुछ जो है न्यूमेरिकल जानेंगे, है ना, कुछ जो है सवाल सॉल्व करेंगे। आज होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। कुछ इस पे जो है ताप और ऊष्मा पर कुछ सवाल कराएंगे तो 1-2 सवाल देख लेंगे, बाकी हम होमवर्क देंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप सबों को दे दिया जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि कोई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्लास 9 के वे पढ़ पाए। तो इस पे कुछ सवाल देखते हैं, आइए।
इस सवाल को बनाने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा ये बेसिक बात जान लेंगे, क्योंकि इसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट का बात आ जाए, फ़ारेनहाइट कहा जाए, अगर इसके फ़ारेनहाइट का संकेत होता है कैपिटल F, अगर कहीं डिग्री सेल्सियस लिखा हो तो इसको C लिखा हो तो पढ़ेंगे यह, इसका मतलब है यह सेल्सियस है। अगर कैपिटल K लिखा हुआ हो तो आपको समझना होगा ये क्या है, केल्विन है। अगर कैपिटल F आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, यह फ़ारेनहाइट का सिंबल है। अगर C आ जाए तो समझेंगे यह सेल्सियस का सिंबल है। अगर कैपिटल K आ जाए तो समझेंगे केल्विन का सिंबल है। तो ये फार्मूला है, इसके अलावा इसको ध्यान में रखना है, और ये दो फार्मूला है जिसको याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूला पर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जैसे F है तो क्या पढ़ेंगे इसको, फ़ारेनहाइट -32 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाय 100। तो अगर इसमें कितना दो टर्म आ रहा है, अगर सेल्सियस निकालना हो या फ़ारेनहाइट निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, ये वाला सूत्र लगाएंगे। और आपको हम बोले अगर केल्विन निकालना हो, अगर इस फार्मूला से सेल्सियस निकल जाएगा और फिर केल्विन पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगा देंगे, क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। आइए इस फार्मूला पर कुछ सवाल जानते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा हो। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे साइड में हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोग को सुविधा होगा। फार्मूला मैंने लिखा था F-32 डिग्री बाय 180 डिग्री इक्वल्स टू सेल्सियस बाय, और एक फार्मूला था वो था केल्विन निकालने के लिए, केल्विन अगर निकालना हो तो 273 ऐड कर देंगे, इसमें सेल्सियस में जोड़ देंगे। इसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन कह रहा है 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। कितना डिग्री सेल्सियस को, 45। तो आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलने बोल रहा है, मतलब सर अगर इस फार्मूला को हम इस पर बिठा दें तो बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, पहले ये लिखना जरूरी होता है। गिवन में सेल्सियस आपको यहाँ पे दिया गया है ना, सेल्सियस इक्वल टू कितना लिखा गया है, 45 डिग्री सेल्सियस, और आपको निकालना क्या है, केल्विन फाइंड करना है। क्या निकालना है, केल्विन। तो केल्विन कुछ नहीं दिया गया है, वाट है ना। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। देखिए 273 को 273 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस क्या दिया गया है हमारे सवाल में, 45 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 45 डिग्री को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 300 118 डिग्री। डिग्री देखिए
केल्विन है, केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री देना गलत होगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए केल्विन इक्वल टू कितना, अगर केल्विन बोला जाए तो क्या लिखेंगे, इसलिए केल्विन कितना आया 318 केल्विन। हो गया, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, फार्मूला को, क्वेश्चन कह रहा था 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो हम गिवन क्या क्या दिया गया था, सेल्सियस दिया था लिख दिए, केल्विन निकालना था तो वाट लिख दिए, निकालना है फार्मूला बिठा दिए। चूंकि फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, आपका वैल्यू बिठा दिए और इसको प्लस कर दिए, हमारा आंसर निकल गया 318 केल्विन। दूसरा सवाल है 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन, लिख लेंगे क्या कहा जा रहा है, सेल्सियस तो लिख लेंगे, क्वेश्चन जो कहता है गिवन में लिख लेने से अच्छा होता है। लिख लिए सेल्सियस कितना डिग्री है, 70 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है, मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू वाट, छोटा छोटा लिखते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू वाट। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, कह रहा है कि सेल्सियस को चेंज करना है। सर कौन से फार्मूला में सी है, अच्छा सी तो सर इसमें भी है, लेकिन ये फार्मूला लगाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, केल्विन चाहिए। तो केल्विन है क्या, नहीं है, तो इस फार्मूला को एफ निकाल रहा है, सेल्सियस भी है, मतलब सारे वैल्यू में से एक वैल्यू नहीं दिया गया है, तो वो फार्मूला लगे। क्या है फार्मूला, एफ माइनस 32 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इक्वल्स टू सेल्सियस अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू एफ तो निकालना ही है, एफ को एफ छोड़ देंगे, माइनस 32 है तो क्वेश्चन में 32 डिग्री रहने देंगे, 180 है तो 180 लिख देंगे। डिग्री सेल्सियस देखिए दिया गया है, कितना दिया गया है, 17 डिग्री दिया गया है अपॉन 100। तो ये देखिए जो कट रहा है कटा देंगे, नीचे नीचे कट रहा है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, इधर लिखते हैं, फार्मूला को मिटा देते हैं अभी। उसके बाद हो गया एफ माइनस 32 डिग्री बाय 18 इक्वल टू 70 बाय 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू एफ कितना हो जाएगा, 10f माइनस 32 इंटू 10 320 डिग्री इक्वल टू 18 इंटू 70, तो हो जाएगा 1260। आई थिंक कितना हो जाएगा, 1260। जब इसको कितना हो गया, 10f, ये माइनस है, जब बराबर के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1260 डिग्री में क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस 320 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10f इक्वल टू 1260 प्लस 320, 12 और 300, 1200 300 1580 डिग्री। और ये f के इधर 10 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो हो जाएगा f बराबर 1580 बटे 10, 0 0 कट गया, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 158 डिग्री, कितना आ गया 158 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे और भी लिख देंगे और इसलिए
तो आपका कितना हो गया? जब हम 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आ गया 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा सभी को। अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर से देख लेंगे। इसके अलावा भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अभी जो इस पर होमवर्क देंगे इस चैप्टर का, कल ये होमवर्क जो है कल 10 बजे से पहले ही भेजना है, ताकि अगर उसके पहले नहीं हो तो आपको नहीं भेजना है। इस होमवर्क को कल 7 बजे से पहले भेजना है, ताकि हम कॉपी चेक कर पाएँ। अगर किसी वजह से आप होमवर्क 7 बजे के पहले नहीं भेज सकते हैं तो वो होमवर्क आपको बना के रख लेना है, भेजना नहीं है होमवर्क। और जिस भी बच्चों को प्रॉब्लम अगर आता है फिर भी तो हमसे मेरे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो होमवर्क यह आप सभी का होमवर्क है। होमवर्क अच्छे से बनाएंगे साफ सुथरा कॉपी में, और यह होमवर्क कल 7 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सबों को ये होमवर्क बनाकर भेजना है। ज़्यादा नहीं दिए हैं, 5-5 10 सवाल है, इसको व्हाट्सएप पर बनाकर भेज देंगे। और इस तरह से आपका पहला चैप्टर 9th का विज्ञान और मापन खत्म हो गया। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी कल 7 बजे के पहले अपना होमवर्क बनाकर भेज देंगे। और कोई भी अगर इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, या फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे। इसके बाद आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर जो भी पढ़ाया जा रहा है वे घर पर रहकर ही